भारतीय संस्कृति इतनी विशाल है कि उसके किसी एक बिंदु को पकड़ो तो वो बहुत गहराई तक ले जाती है। किंतु इसकी एक प्रमुख बात यह है कि एक तो ये इसमें एक संपूर्णता है। किस सेंस में, आई विल कम टू दैट। तो इसमें एक संपूर्णता है। दूसरा, इसमें एक विकास परक संस्कृति है। इसमें एक विकास का कांस्टेंट जर्नी का एहसास है। अब एक चीज को अगर हम पकड़े, पंच तत्व तत्व हैं ये जैसे कि बात हुई है फिजिकल वर्ल्ड में, ये केवल उसका एक मटेरियल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे माउंटेन है, ये इंडियन माइंड इसीलिए इतना सपिल और सटल चीज़ों को पकड़ता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जानता है कि जो आप बाहर देख रहे हैं वो एक सूक्ष्म सत्य का एक प्रकटीकरण है। तो ये एक बहुत बड़ी देन है भारतीय इंटेलिजेंस की। इसके कारण ये भविष्य में भी बहुत आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये चीज़ों की गहराई में स्पॉन्टेनियसली उतरना जानता है। तो ये पंच तत्व की बात हम सब लोगों ने सुनी है ना। कहाँ से प्रारंभ होती है? आकाश से। सबसे पहले आकाशीय तत्व आता है, ईथर। और ये ईथर तो एक्सपैंड करते जाएगा। इट्स लाइक ए वाइब्रेशन विच इज गोइंग स्टैटिक। अब आकाशीय तत्व स्वयं को ही मॉडिफाई करता है और अपने ही अंदर से वायु तत्व को प्रकट करता है। वायु तत्व, मैटर कैसे बनना प्रारंभ होता है? ये वायु तत्व में जो तरंगे हैं वो एक दूसरे से अब टकरा रही हैं। तो जब एक दूसरे से टकराएंगी तो घर्षण होगा, और घर्षण के कारण एक फॉर्म की उत्पत्ति का फर्स्ट स्टेप होगा। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, उसको पकड़ने की कोई कोर होना चाहिए जो उसको पकड़े। तो वायु तत्व ही मॉडिफाई होकर उसमें से अग्नि तत्व निकलता है, जो उसको कोएलेस करने की चेष्टा करता है, बट इट कैन नॉट फुल्ली। अग्नि तत्व मॉडिफाई होकर जल तत्व निकलता है, और जल तत्व मॉडिफाई होकर पृथ्वी तत्व निकलता है। अब ये केवल इसको हम फिजिकली देखें तो लगेगा ठीक है, ओके, व्हाट्स द बिग डील। पर ये तत्व जैसे 3 गुण हैं जो सारी सृष्टि में अप्लाई करते हैं, तो ये तत्व भी पूरी सृष्टि में अप्लाई करते हैं। इसको आप पूरी तरह साइकोलॉजिकली भी देख सकते हैं। स्पेस इज वाइडनेस, एयर प्रिंसिपल इज द अर्थ टू टेक एवरीथिंग टू द हाइट्स एंड एक्सपैंड इट। इसलिए मातरिश्वान कहा गया है। वो हर चीज को ऊपर ले जाता है, उठाता है और हर चीज को फैलाता है। अग्नि तत्व, इसकी बात हुई हमारी। अर्थ फॉर प्रोग्रेस, आगे आगे आगे। अभी हम लोग कॉमन भाषा में भी ये कहते हैं कि तुम्हारे अंदर वो आग है। तो वो आग का क्या मतलब होता है कि कैन यू डू इट? देखिए ये इवन नॉर्मल लैंग्वेज में ये चीज आई हुई है। उसके बाद होता है जल तत्व। जल तत्व की विशेषता होती है आकर्षण विकर्षण। तो वो फ्लो करता है। अभी भी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, फ्लोइंग। इवन प्रेम की भाषा में, अट्रैक्शन की भाषा में ये जुड़ गया है। और पृथ्वी तत्व जो हर चीज़ों को बांधता है, बाइंड करता है चीज़ों को एक दूसरे की परस्परता में। तो अब ये तो ऊपर से नीचे की यात्रा है। जब नीचे की यात्रा शुरू होती है तो कहाँ से शुरू होती है? पृथ्वी तत्व से शुरू होती है। आप चाहे वो बेबी का बर्थ देखें या सृष्टि में इवोल्यूशन देखें, स्टार्ट फ्रॉम दी वर्ल्ड ऑफ ग्रॉस मैटर। पृथ्वी तत्व हर चीज को बांध के रखता है। अब बांध के रखता है में ये भी है कि उसने हर चीज को अपने अंदर कोएलेस करके, वही जो स्पेस है वो भी इसके अंदर समाया हुआ है। वायु तत्व भी समाया है, जल तत्व भी, अग्नि तत्व भी, क्योंकि यही मॉडिफाई होके बने। तो ये लास्ट बेस है जिसके अंदर सारे तत्व समाये हुए हैं। और वो हम देखते भी हैं, अगर इसको किसी भी लेवल पर आप देखें। फिर उसके बाद अब इसके अंदर से जो नेक्स्ट लेवल प्रकट होता है वो है जल तत्व। अब वो उसमें से चीज़ें कैसे निकलती हैं? जो बच्चे का जो पहला दे इज रिपल्शन, अट्रैक्शन, जिसके थ्रू वो एक फर्स्ट मॉडिफिकेशन होता है उसमें से, और जिसके द्वारा एक ग्रोथ होती है। और उसके बाद से फिर आती अर्थ फॉर प्रोग्रेस, अग्नि तत्व। अब ये प्रोग्रेस के साथ आता है ऊपर जाना, विशालता में प्रवेश करना। यू वांट टू स्प्रेड फार एंड वाइड। एंड देन द लास्ट जो अंतिम है वो है स्पेस, इन्फिनिट की तरफ बढ़ता हुआ कदम, और उसके परे, बियॉन्ड। अब अगर इन चीज़ों को हम और थोड़े इंटरेस्टिंग ढंग से देखें, सूक्ष्मता से,
तो आप देखिए अपने शरीर को देखिए, शरीर में बेस पर क्या है? मैटर है, हार्ड मैटर, सारे जो बोन्स हैं, जो ये आधार है इसका। फिर अगर एब्डोमिनल ऑर्गन्स को देखेंगे तो ये जल तत्व प्रधान है। सेंटर में आ जाइए तो यहाँ पे अग्नि तत्व मुख्य रूप से है, ये जो प्रोग्रेस की जो अर्ज आती है, और इसका डायनामिक सेंटर है हार्ट। लंग्स और ऊपर श्वास का आदान प्रदान, ये आ रहा है वायु तत्व, और ये आता है माइंड तत्व जो फैल सकता है स्पेस में। वैसे ही हमारी पंच इंद्रियां हैं। ये मैं केवल सीड्स फॉर थॉट दे रहा हूँ, जैसा मैंने कहा कि ये एक एक चीज़ बहुत विस्तार से प्रवेश करने का इसमें जॉय भी मिलता है। अब हमारी जब एक पूरी एक उपनिषद में एक कहानी है, इनफैक्ट दो कहानियाँ हैं। एक कहानी है जिसमें ये डिस्कस किया जाता है कि वायु की उपासना पहले हो ज़्यादा प्रधान है या अग्नि ज़्यादा प्रधान है। तो अब बड़ा उसमें डिस्कशन होता है। तो कई जगहों पर आप देखें कि अग्नि को प्रथम देव माना गया है, जल को नहीं माना गया है, पृथ्वी को नहीं माना गया। पृथ्वी देवी है, उसके ऊपर पादभ्याम पृथ्वी, हर चीज का बेस वही है, परंतु अग्नि तत्व की पहले उपासना की जाती है। और दूसरा जो बताया गया कि अग्नि से भी अधिक, एटलीस्ट वन ऑफ द उपनिषद्स इट सेज वायु है, क्योंकि वायु का क्या काम है? हर चीज को वो ऊपर उठा देती है। अग्नि आपको आगे बढ़ाती है और वायु हर चीज को, आप आग में कोई चीज जलाओगे तो जलने के बाद क्या होगा? उसको ऊपर जाना है। वो कौन करता है? वायु तत्व। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो हमारे संस्कृति में एक पूर्णता का आभास है। कैसे है? फिजिकल बॉडी, क्या इसका रोल है? हाँ रोल है, हम उसको डिनाई नहीं करते, पर रोल क्या है? ये बेस है, इसके आधार पर ही बाकी सारी चीजें होती हैं। बड़ी सुंदर एक बात कही है कालिदास जी ने, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। बॉडी की बेस अगर स्ट्रांग नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो आप बाकी सारे तत्व इसके अंदर से विकसित नहीं होंगे। तो बॉडी को स्ट्रांग होना चाहिए। तो बॉडी का एक स्थान है। जल तत्व, जल तत्व का अपना स्थान है। जल से हम लोग सारे अर्थ देते हैं। जल एक पहला प्रयास है टू रीच आउट टू समथिंग ग्रेटर देन अर्थ। तो ये जल तत्व का स्थान है। लेकिन रियल लाइफ शुरू कहाँ से होती है? अग्नि के साथ शुरू होती है। अर्थ फॉर प्रोग्रेस। कई बार लोग पूछते हैं बच्चे भगवान को नहीं मानते, इसको नहीं मानते, क्या करना चाहिए? उनके अंदर प्रोग्रेस का भाव लाइए। एक जगह माता जी ये कहती भी हैं, उन्होंने ऑरोविल के उसमें भी कहा, प्रोग्रेस टुवर्ड्स परफेक्शन। आप डिवाइन को माने या ना माने ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके अंदर प्रोग्रेस ऑफ टुवर्ड्स परफेक्शन की चाह होनी चाहिए। ये प्रोग्रेस जो है ये डायनामिज्म है, ये हमको जीवन में प्रगति की ओर, खोज की ओर ले जाता है। तो ये अग्नि तत्व को बढ़ाना, और उसके बाद फिर प्रोग्रेस किस दिशा में होना चाहिए? प्रोग्रेस का कंसेप्ट तो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी है। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी पृथ्वी तत्व को तो प्रधान मानते हैं, सब कुछ मैटर ही है। जल तत्व अट्रैक्शन रिपल्शन पे पूरी जिंदगी बनी हुई है, देह आत्मबोध। पर अग्नि तत्व जब आता है तो उनके अग्नि तत्व का जो ऑपरेट करता है वो इस तरह से ऑपरेट करता है कि प्रोग्रेस मीन्स ओनली अ लीनियर प्रोग्रेस। लीनियर प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि आपने ये डिग्री ली और डिग्री ले ली, आपके पास एक गाड़ी है, दो गाड़ी आ गई, आपके पास इतना धन है, आप और धन आपने संचय कर लिया। तो वो प्रोग्रेस जो है वो बंधी हुई है जड़ तत्व से। वायु तत्व उतना प्रधान नहीं है, इसलिए उनके अंदर कंसेप्ट ऑफ हाइट एंड ग्रेटनेस एंड वास्टनेस ये नहीं आता है। मैन की सीमा कहाँ है? उसकी सीमा वही है जिसमें वो जन्मा है। और ये क्योंकि ये हाइट और वास्टनेस की चीज़ नहीं है, इसलिए वो भारतवर्ष की जो ये जो ऊंची उड़ानें हैं उसको कह देते हैं कल्पना है। कल्पना आपको नहीं करनी चाहिए, कल्पना इज बैड, और या मिथ घोषित कर देते हैं। तो ये वायु तत्व जो होता है, जो प्राण को ले जाता है, उनका निम्न प्राण बहुत एक्टिव है, लेकिन जो जल तत्व से निकलता है। लेकिन जो उच्च प्राण है, जिसके हम लोग पढ़े थे ग्रेटर लाइफ, जो आपको महत् चीज़ों की ओर ले जाती है, श्री अरविंद दुर्गा स्त्रोत में जो बताते हैं, वो एस्पेक्ट इज मिसिंग। एक समय था, वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब नॉट अमेरिका बट यूरोप में एक समय था, नाइटहुड का कंसेप्ट था,
एक जिस जापान में समुराई का कंसेप्ट था, भारतवर्ष में एक कंसेप्ट था, एक क्षत्रिय का कंसेप्ट था, और फिर अल्टीमेटली स्पेस जिसमें आप जाकर के पूरे चेतना के विस्तार में चले जाते हो, वो भी मेटीरियल स्पेस जिसको वो एक्सप्लोर करते हैं। तो ये मनुष्य की जो पूरी जर्नी है वो स्टार्ट होती है फिजिकल मैटर से, लेकिन उसको विशालता और हाइट्स की तरफ जाना चाहिए। तो भारतवर्ष में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैसा होना चाहिए। ये आप वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कंसेप्ट नहीं है, एबनॉर्मल का है, नॉर्मल बाय डिफॉल्ट है। नॉर्मल वो है जो नॉर्मेटिव है, जो सब के समान। इसीलिए वहां से क्या निकलता है, डेमोक्रेटिक आइडियल। डेमोक्रेटिक आइडियल को सोक्रेटिस और प्लेटो जैसे फिलोसफर्स ने इसको कहा था कि ये बहुत मूर्खतापूर्ण चीज हो रही है, और सोक्रेटिस ने इसका उदाहरण भी दिया था, जो उस बड़ा पैराडॉक्सिकली उनके अपने जीवन में ये फलित हुआ। He was declared guilty by a vote of 51 to 49. सब लोगों को बुला के कहा गया, क्या आप मानते हो कि सोक्रेटिस लोगों को बर्बाद कर रहा है? 51% लोगों ने कहा हाँ, 49% लोगों ने कहा नहीं, और सोक्रेटिस को हेमलॉक पीने की सजा मिली। दिस डेमोक्रेसी। और उसने ऐसे एग्जाम्पल लिया कि अगर ग्रुप ऑफ शीप है और लायन है, तो आप किसको चुनेंगे? लायन मतलब यहाँ लायन ये नहीं कि खाने वाला लायन, कोई रियली कैपेबल जो आपकी सुरक्षा भी कर सकता है आपको। तो डेमोक्रेसी में आप शीप को चुनेंगे। तो ये जो डेमोक्रेटिक आइडियल ये यहाँ से, क्योंकि मनुष्य नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव मनुष्य मतलब जो सब लोग हैं, मेजोरिटी है, वही आपका नॉर्म है। मेजोरिटी अगर ड्रिंक्स करती है तो वो आपका नॉर्म है। दैट्स नॉर्मल। मेजोरिटी अगर और जुआ खेलती है तो वो नॉर्म है, इट्स नॉर्मल। मेजोरिटी अगर क्रोध करती है तो वो नॉर्मल है। अब देखिए भारत में क्या कंसेप्ट है। भारत में कंसेप्ट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, जो सच में मनुष्य बनने योग्य है, वो है आर्य। अब भारतीयों के सामने एक आइडियल रखा गया कि नहीं, तुम्हें ऐसा बनना है। चूंकि तुमने जन्म ले लिया मनुष्य की देह में, इसलिए तुम मनुष्य हो, ये काफी नहीं है। और ये आइडियल को रीइंफोर्स किया गया हमारी लिटरेचर से बहुत। जैसे राजा भर्तहरि जो बाद में योगी ही बिकेम ए योगी, वो क्या लिखते हैं, कहते हैं कि मैंने बहुत सारे देखे हैं पशु जिनके सींग नहीं है, पूंछ नहीं है, और जो घास नहीं खाते उन्होंने और 2 पांव पे चलते हैं। अब ये जो नॉर्म है, बीइंग बॉर्न इन ए ह्यूमन बॉडी, डूइंग व्हाट एवरीबॉडी डज। अब वेस्ट में इसके प्रति रिवोल्ट आया, जो वो एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अभी भी उन्होंने उस सत्य को पकड़ा नहीं है। जो इंडिविजुअलिटी वेस्टर्न वर्ल्ड की है, अभी भी ईगो इंडिविजुअलिटी है। हमारे यहाँ जो इंडिविजुअलिटी है वो धर्म बेस्ड इंडिविजुअलिटी है। यानी नॉर्मल क्या है यहाँ पे? नॉर्मल वो है जो राम है। अब देखिए, अब इसके कारण एक और तो भारतीय संस्कृति के अंदर एक उछाल आता है, और आप इसको, इसके बड़े दूरगामी परिणाम हैं। एक इंडियन हमेशा, ट्रू इंडियन, कन्फ्लिक्टेड रहता है। आपने कभी नोटिस किया है? वो किसी भी चीज़ को बस एक नॉर्मल ढंग से नहीं जी सकता है। इसको वेस्ट नॉर्मल कहेगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये कहीं गलत तो नहीं है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसके डीप इनसाइड अंतर में है वो एकदम, जिसको कहते हैं, जिसको वह कहते हैं कि फ्रीडम। उनका आइडिया ऑफ फ्रीडम इज डू वट एवर यू फील लाइक, एज लॉन्ग एज आप किसी को। लेकिन इंडियन के लिए फ्रीडम डज नॉट मीन डू वट एवर यू फील लाइक। तो ये जो नॉर्म है भारत के सामने, वो है आर्य। और आर्य कौन है? ये श्री अरविंद पूरे विस्तार से बताते हैं। इस पर अगेन टॉक है और वहाँ पे, कि जो आर्य का आइडियल था, हम लोगों ने शब्द में भी है। श्री अरविंद कहते हैं, नेवर, देयर हैज नेवर बीन ए वर्ड विद ए मोर इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। आर्य शब्द, पूरी सभ्यता को आर्य सभ्यता। तो आर्य कौन है? जो हमारा आदर्श है। ऑफ कोर्स ये इसका कोई फिजिकल जाति नहीं है ये, लेकिन ये जरूर है कि भारत में उसको नचर किया गया, इस सभ्यता को। तो आर्य सभ्यता क्या थी, उसके लक्ष्य क्या थे?
आर्य सभ्यता का लक्ष्य था, वो धातु से आता है अर होता है जो कोई या तो सोड का पॉइंट या हल का पॉइंट, जवान और किसान। तो इसको ट्रांसलेट किया गया कि सोड का पॉइंट और हल का पॉइंट मतलब फार्मर एंड वॉरियर। लेकिन हर बाहरी शब्द के पीछे एक इनर ट्रूथ रिवील, हम लोग इस तरह से कहते थे वो योद्धा है, अभी भी कहते हैं ना वो योद्धा है। किसको कहते हैं? जिसने मिलिट्री ज्वाइन की है, या उसको कहते हैं मिलिट्री ज्वाइन की है वो तो योद्धा है। पर क्या हम केवल इसलिए यूज करते हैं? हम इसलिए भी यूज करते हैं कि जो कोई जीवन से लड़ने का सामर्थ्य रखता है। तो आर्य कौन था? जो युद्ध करता था जीवन से, अंधकार के विरुद्ध में खड़ा होता था, अन्याय के विरुद्ध, जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहता था, कितनी भी कठिनाई आए। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का भी आदर्श इतना हाई रखा गया, स्टैंडर्ड, कि somebody who is ready to fight for what is। माँ से एक बार किसी ने पूछा, करेज को माँ डिफाइन करती हैं, करेज इज टू स्टैंड एंड फाइट फॉर वॉट एवर इज ट्रू एंड ब्यूटिफुल। कितनी सुंदर बात है। और वो किसान भी है। तो किसान कैसे है? शरीर को उन्होंने एक क्षेत्र, फील्ड के रूप में कंपेयर किया है। इसकी सॉइल है, ये एक फील्ड है। तो किसान क्या करता है? इसको जोतता है। यानी जीवन जो है इट इज ए लेबर, सो दैट इस बॉडी के अंदर जो पॉसिबिलिटी सीड के रूप में डिवाइन पॉसिबिलिटी छिपी है वो बाहर निकले और निकल के ब्लॉसम हो, और ब्लॉसम होके सबके लिए जाए। तो इस सेंस में वो किसान भी है और योद्धा भी है। और गोल क्या होता था आर्य का? अरहत, सेल्फ मास्टरी। एंड वो मास्टरी कहां तक जा सकती थी? अरिहंत। पूरा दिस वर्ड दैट गोज फ्रॉम हियर। तो ये आर्य, अरहत, अरिहंत। सो दिस वॉज दी अप्रोच वे, जो हमारे भारतवर्ष में एक नॉर्म को ही, और जो आर्य होता था उसी को माना जाता था कि ये है वर्दी ऑफ गवर्निंग। जो लीडर्स थे बाई इट्स नेचर, नॉट एनीबडी एंड एवरीबडी। बाकी हम स्कूल में हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अद्भुत बात थी, जो अगेन जो एक लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियल, जहाँ एवरीबडी कैन डू एनीथिंग दे वांट टू। तो उसमें क्या, इट्स ओके, वन वे टू लिव, एवरीथिंग एज, जैसे एक भेड़ चाल का जो तरीका है कि जिसकी जो मर्जी वो करे। अरिहंत इज दी, यस, अरहत इज द सेल्फ मास्टरी एंड द अरिहंत इज वर्ल्ड मास्टरी। तो इसको हम लोग हिंदी में ऐसे भी कहते हैं, स्वराज और साम्राज्य, स्वराट और सम्राट। पहले आप सेल्फ मास्टरी करोगे, फिर आप वर्ल्ड मास्टरी करोगे। आप देखेंगे जैन लिटरेचर में आता है ना अरिहंत, ही इज एन अरिहंत, मतलब उन्होंने केवल अपनी मास्टरी पहले करनी है, उसके बाद वो वर्ल्ड मास्टरी। तो पूरा जो अप्रोच था कि पहले आप अपने अंदर विकास करोगे, विकास करने के बाद अपने ऊपर आप मास्टरी, विजय प्राप्त करोगे, उसके बाद आप संसार पर विजय। हमको इतनी शक्ति देना हम विजय करें, दूसरों की जय के पहले अपनी जय करें। हाँ, वर्ल्ड मास्टरी जो बुद्ध ने की, जो विवेकानंद जी ने की, जो श्री अरविंद कर रहे हैं। वर्ल्ड मास्टरी की संसार की जो शक्तियां हैं, प्ले ऑफ फोर्सेस है, वो अधीन, इट कम्स अंडर द हाईएस्ट। तो हमारे यहाँ अश्वमेध यज्ञ की परंपरा, नेशनलिज्म का भी देखिए कितना इंटरेस्टिंग था। अश्वमेध यज्ञ है, जैसे लोग कहते हैं ना भारत में भी तो लोग कॉन्कर करते थे। हाँ करते थे, आसपास तो गई थे थोड़े बहुत, कंबोडिया वगैरह में, हालांकि वो वार नहीं था, एक्सपेडिशन। अश्वमेध का कंसेप्ट था। अब अश्वमेध क्या है? यज्ञ है, टू स्टार्ट विद। यज्ञ मतलब है कि आप जो भी चीज अंत में आएगी गैदर, वो बराबर बांटी जाएगी, परस्पर बांटी जाएगी। तो यज्ञ था वो, ये नहीं था कि मैंने किसी राष्ट्र को कब्जे में किया और उसे लूट लिया और कोहिनूर ले आए, हमारी जीडीपी बढ़ा ली और वहां फैमिन कर दिया। ये कंसेप्ट नहीं था। तो दस राज ने यज्ञ की बात हुई थी परसों। तो यही यज्ञ था कि अश्वमेध यज्ञ जा रहा है, जो ज़्यादा कैपेबल है वो जीत रहा है, बिना वार के जीत रहा है। यू हैव अ राइट टू स्टॉप द हॉर्स और यू हैव अ राइट टू फाइट। लेकिन जीतने के बाद
ये लूट का कंसेप्ट नहीं था, ये लूट का कंसेप्ट आया बाहर से। अब उस राजा राज्य की देखभाल चक्रवर्ती सम्राट के हाथ में है, तो देखभाल भी करेगा वो, सुरक्षा भी देगा, और साथ में जो कुछ भी है अपने राज्य का उस राज्य का मिल करके वो शेयर करेगा। ये 10 राज ने जो पहला अश्वमेध यज्ञ हुआ है, और उसको अश्वमेध यज्ञ कहा गया क्योंकि ये राजाओं ने मिल करके परस्पर संधि की है। तो ये सब चीज़ों के पीछे एक इंडिविजुअल और कलेक्टिव आइडियल भारतवर्ष में जो अब विलुप्त हो गया। हम इसको, क्योंकि हम, ये समस्या होती है रिलीजन और रिचुअलिज्म की कि हम चीज़ों को केवल बाहर से पकड़ करके संतुष्ट हो जाते हैं। एक और मैं स्टोरी बताता हूँ, जैसे जगन्नाथ रथ एनुअल फेस्टिवल होता है, कहीं कहीं 2 बार होता है। जगन्नाथ रथ क्या है? मनाते हैं सब लोग, बहुत उत्साह से मनाते हैं, टेलीविजन पर प्रसारित होता है। बट what is the inner sense behind Jagannath Rath? एक तो पहला तो ये है कि नॉर्मली हम भगवान के पास जाते हैं, लेकिन भगवान भी आते हैं, और जब भगवान आते हैं तो उसमें देखिए यूनिटी की सीक्रेट है। ट्रू एंड लास्टिंग यूनिटी कैन ओनली बी क्रिएटेड अराउंड ए डिवाइन सेल्फ, डिवाइन सेंटर। इसीलिए उनका नाम क्या है? जगन्नाथ, द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। तो जिस दिन संसार अपने ट्रू सेल्फ को ढूंढ लेगा, वर्ल्ड सेल्फ, तो यूनिटी ऑटोमेटिकली फॉर्म होगी। यूनिटी सबको चाहिए, घर में भी चाहिए, और गांव में भी चाहिए, और राष्ट्र में भी चाहिए, और वर्ल्ड में भी चाहिए। लेकिन कैसे हम क्रिएट करते हैं? घर में कैसे यूनिटी क्रिएट करते हैं? जो घर का मुड, क्या बोलते हैं आजकल, अब तो खैर कोई नहीं सुनता, पुरखा जो बोल रहा है, मुखिया, अब वो तो डिवाइन सेल्फ का प्रतिनिधि नहीं है। तो अगर आप प्रयास करेंगे तो वो आज नहीं तो कल ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि वो ट्रू सेंटर नहीं है। ट्रू सेंटर क्या होना चाहिए घर का? वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। विवाह में बताया जाता है, विवाह में केंद्र में कौन होता है? अग्नि होती है। हस्बैंड वाइफ नहीं होते हैं, सास ससुर भी नहीं होते हैं, अग्नि होती है। और दोनों साथ चलते हैं। तो अगर इसको भी अगर हम ले लें कि अग्नि इज द फायर फॉर एस्पिरेशन, प्रोग्रेस। अगर आप डिवाइन सेल्फ को नहीं भी रख सकते हैं अपने बीच में, ऋषियों का ये होता था कि डिवाइन सेल्फ को बीच में रख के ऑर्गेनाइज होती थी उनकी लाइफ। लेकिन अगर आप उतना नहीं भी कर सकते हैं तो यू मस्ट प्रोग्रेस टुवर्ड द डिवाइन टुगेदर। अग्नि, अर्ज फॉर प्रोग्रेस टुगेदर, नॉट अर्ज फॉर गैदरिंग मोर मनी। एंड श्री अरविंद इसको कहते हैं, ये जो आइडियल आया ना हमारे यहाँ, बुर्जुआ आइडियल, इसके कारण भारत बुरी तरह गिरा। बुर्जुआ आइडियल क्या है? आपने सुना होगा, आज से 30 साल पहले वो क्या आइडियल था? बुर्जुआ आइडियल क्या लोगों का आइडियल होता था? रिटायरमेंट हो जाए, बच्चे सेटल हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटे की अच्छी नौकरी लग जाए, फॉरेन कंट्री चला जाए, अपना घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, तब हम आराम से रहेंगे, रिटायर। ये होता था ना। इसको हमारे भारतवर्ष में कहा गया अनार्य सभ्यता। इट इज नॉट एट ऑल एन आइडियल। लेकिन आइडियल क्या था? द अर्ज फॉर प्रोग्रेस। और ये प्रोग्रेस चेंज होती थी, इवॉल्व करती थी, हर चीज का स्थान था। प्रारंभ में क्या सिखाया जाता था? बेस क्या डाला जाता था बच्चे के अंदर? वो था धर्म। जगन्नाथ रथ की यात्रा पूरी नहीं हुई है, डिवाइन सेल्फ के अराउंड यूनिटी क्रिएट की जा सकती है तो है, लेकिन उस सारे रथ के पहिए, श्री अरविंद इस पे इन्होंने बड़ी सुंदर एक ऐसे लिखा है, द चैरियट ऑफ जगन्नाथ, और उस पर टॉक भी है पूरा विस्तार से। तो स्टार्ट कहाँ होता था? बच्चों को पहले क्या सिखाया जाता था? धर्म। तो ये धर्म क्यों सिखाया जाता था? धर्म इज द बेसिस। अब धर्म सिखाया जाता था मतलब क्या? उनको मंदिर जाके मंत्रोच्चारण सिखाए जाते थे? नहीं, वो तो एक पार्ट था। धर्म इज द राइट ट्रू लॉ ऑफ एवरीथिंग। हर चीज का एक करेक्ट, एक राइट लॉ है, राइट प्रोसेस है, राइट अनफोल्डिंग है। फॉर इंस्टेंस सीजन्स, ऋतु, कोई चीज को आप ऋतु
के साथ ही चीजें निकलती हैं धरती के अंदर। तो हर चीज का अपना एक धर्म है। धर्म मतलब उसके अंदर इन बिल्ट लॉ है, और अगर हम उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो हम उसको समाज में अधर्म का विस्तार, डिसऑर्डर, केओस ये ला रहे हैं। वो राइट लॉ, और ये राइट लॉ इसका रिलीजियस टीचिंग्स में भी आता है, इंडिया की नहीं, जो बाकी रिलीजियस टीचिंग्स में हर समाज ने ढूंढने की चेष्टा की है कि भाई चीज़ों के अंदर जो इन बिल्ट कोई तो होगा ना नियम जिसके थ्रू उनको चलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, डूज एंड डोंट्स, वो भी केवल ह्यूमन बींग्स के लिए। बट हमारे यहाँ धर्म का ये मतलब नहीं था। धर्म सृष्टि के अंदर इनबिल्ट है, हर चीज का अपना धर्म है। सूर्य से अगर पूछें आपका क्या धर्म है, कहेंगे मेरा तो धर्म है नित निरंतर चलना, सूर्य का धर्म है। सूर्य ये नहीं कह सकता कि मैं थोड़ा रेस्ट ले लूं, इट कैन नॉट से दैट। आप पूछेंगे जल तुम्हारा क्या धर्म है, तो वो कहेगा कि मेरा धर्म है फ्लो करना वहां बोल। नदी का अपना धर्म है, समुद्र का अपना धर्म है, हर चीज का। सिंह का अपना धर्म है, पशु का अपना धर्म है, प्लांट्स का अपना धर्म है, बच्चे का अपना धर्म है। बच्चे का क्या धर्म है? बच्चे का धर्म है अपनी कैपेसिटीज डेवलप करना, धर्म को समझना कि हर चीज के व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड एवरीथिंग। तो ये जो हम लोग एजुकेशन में कहते हैं ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, हम क्या प्रयास कर रहे हैं? टू डिस्कवर हाउ थिंग्स ऑपरेट, उनके पीछे सत्य क्या है। तो जो पहले 25 साल होते थे ये बेस ऑफ धर्म, और ये धर्म फिर अल्टीमेटली जाता था इवन आपके डिसीजन मेकिंग में। व्हाट इज द राइट वे टू टेक ए डिसीजन, आप किस आधार पर कोई चीज का निर्धारित करोगे। तो उसमें धर्म की व्याख्या धीरे 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 ग्रॉस से शुरू होकर सूक्ष्म होती जाती थी। अंत में धर्म क्या था? ऑल दैट हेल्प्स यू टू ग्रो अप, टू ग्रो वास्ट, टू ग्रो टुवर्ड द डिवाइन। ऑल दैट हेल्प्स अस इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली टू मूव टुवर्ड द ट्रू, द गुड, द ब्यूटिफुल, सत्यम शिवम सुंदरम, वो धर्म है। और जो कुछ उसको रोकता है, बाधित करता है हमारे अंदर या समाज के अंदर, वो धर्म है, अधर्म है। और अधर्म को या तो धर्म में परिवर्तित किया जाता है आप शिक्षा के द्वारा, जिसके लिए ऋषि मुनि इत्यादि होते हैं, या उसका विनाश किया जाता है जिसके लिए क्षत्रिय होते थे। अगर वो इतना बढ़ जाए कि वो पूरे संसार में अराजकता फैला रहा है तो उसका विनाश किया जाता है। दिस वॉज दी वे थिंग्स प्रोसीडेड। तो पहले धर्म की बेस, उसके बाद अर्थ, काम, डिजायर सेल्फ, फैमिली लाइफ, गृहस्थ जीवन, इस सब का स्थान है। किसी चीज को निगेट नहीं किया गया। ये बाद में आया जो सन्यासी का आइडियल, इसने बहुत हानि पहुंचाई है भारतवर्ष को। एवरीथिंग हैज इट्स प्लेस, लेकिन विवाह का अपना धर्म है। अब देखिए, आप कामनाओं की पूर्ति करिए, पर उसका अपना धर्म है। डिजायर का अपना धर्म है। श्री कृष्ण भी कहते हैं जो धर्म सम्मत कामनाएं हैं। धर्म सम्मत कामनाएं क्या है? आपको किसी चीज का कोई चीज, आपको साड़ी लेनी है, या कोई व्यक्ति है, या घर है, जो भी है, इसमें आप फोर्स करके बलात् किसी चीज को ले रहे हो तो वो अधर्म है। क्यों अधर्म है? बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसकी अपनी जो अनफोल्डिंग हो रही है आप उसको बाधित कर रहे हो। दैट्स वाई इट इज अधर्म। ये कोई अगर इस तरह से हम देखें तो उन्होंने गृहस्थ का भी धर्म बताया। आप छीन झपट के दूसरे का सामान ले रहे हो और घर बना रहे हो, वो अधर्म है। और आप अपनी मेहनत से करके जो आपको नियति ने दिया है उसको स्वीकार करके उससे आप एक सुंदर जीवन व्यतीत कर रहे हो, वो धर्म है। तो जब गृहस्थ जीवन हम धर्म से जीते हैं, जो एक डिसिप्लिन लाइफ होती है, उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट लेवल, देन वन इज रेडी फॉर द आकाश तत्व, इनटू वास्टनेस, इनटू टुवर्ड्स मोक्ष, फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस। तो ह्यूमन जर्नी, इसके सामने आइडियल्स रखे। मिनिमम आइडियल वाज द आर्य आइडियल, और हर कोई तैयार नहीं था उसके लिए। तो समाज ने क्या किया था, तरीका क्या अपनाया था? एवरीबडी वॉज नॉट रेडी। ये वो जानते थे कि हर कोई ये फॉलो नहीं कर सकता है, तो उन्होंने उन लोगों को विशिष्ट स्थान दिया। इट इज सो कॉन्ट्ररी टू द डेमोक्रेटिक आइडिया। जो लोग आर्य आइडियल को या तो फॉलो कर रहे थे या उसमें वो अरहत या अरिहंत,
योगी को, ऋषि को, जो चक्रवर्ती सम्राट को, ब्राह्मण को, जिन्होंने इस, क्योंकि ये तपस्या चाहिए, और वो इस आइडियल को ट्रांसमिट करते थे लोअर डाउन इनटू द मासेस, और मासेस इन रिटर्न उनको जो दे सकती थी वो देती थी. दैट्स हाउ द ट्रांजैक्शन कंटिन्यूड, क्योंकि एक आइडियल सामने रखा था उन्होंने आर्य का. अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आई थी. अब अपनी अपनी एक तरीका होता है सोच का. वीडियो बड़े अच्छे भाव से डाली गई कि दिखाया कि कहीं पर वोटिंग हो रही है, तो उन्होंने रामायण की एक चौपाई उसमें डाल दी कि सारे संत साधु मिल करके, तो सारे दिखाए एक लाइन, जो गेरुआ वस्त्र पहने हुए साधु सन्यासी भी वोटिंग करने आए. अच्छे भाव से डाली है. लेकिन इसका एक फ्लिप साइड है. साधु और सन्यासी का वोट, एक एजुकेटेड व्यक्ति का वोट जिसने जीवन को समझा परखा है, अगर उसको आप बराबर का बराबर मिला रहे हो, देन ए पर्सन जो खोट पे वोट, नोट पे वोट दे रहा है, तो इजंट इट ए ग्रेट डिस्पैरिटी इन द सोसाइटी. एक कहानी थी बचपन में, पढ़ी होगी आपने, टका शेर खाजा, टका शेर सोना, टका शेर खाजा. हाँ, और वो गुरुजी जब जा रहे हैं वो शिष्यों के साथ, कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी जगह है. हाँ, ये तो बड़ी अच्छी जगह है गुरुजी, देखिए किसी ने एकदम परफेक्ट वर्ल्ड क्रिएट कर दिया है. यहाँ तो टका शेर सब्जी भी मिलती है, टका शेर सोना भी मिल जाएगा. टका शेर कहते हैं भागो यहाँ से, ये बड़ी खतरनाक जगह है, अंधेर नगरी चौपट राजा. कहते हैं भागो यहाँ से. तो कहते हैं आप क्या बात कर रहे हो. होता है, ये दोनों रुक जाते हैं. पर वहां पर क्या है, पनिशमेंट भी ऐसे ही है. कोई लॉजिकल वो नहीं है कि भाई किसने तुम्हारी वो चुराई, इसने चुराई. सर हमने कैसे चुराई, हम तो वहां से चोरी के लिए हमने जो इक्विपमेंट यूज किया था वो इक्विपमेंट तो वहां से आया था, उसको पकड़ो. पकड़ते पकड़ते अंत में ये दोनों शिष्यों को फांसी, जबकि इन्होंने कुछ किया नहीं है. तब गुरुजी आते हैं, छुड़ाते हैं. वो तो एक कहानी में ट्विस्ट है. लेकिन ये जो हमारे जो आइडियल थे कि पहले ऑलवेज एक इवोल्यूशन के कारण ह्यूमैनिटी में एक स्ट्रेटिफिकेशन होता था. तो हम लोग जो ऋषिगण थे, जो उनको हम पूजनीय मानते थे. जिन लोगों ने ज्ञान संचय किया, या वो चक्रवर्ती राजा जिसने अपने ऊपर मास्टरी करके सबको डिफेंड करने की, दिस वॉज द वे वी फॉलोड एन आइडियल ऑफ आर्य धर्म. अब ये केवल बाहर नहीं था, आप अपग्रेड कर सकते हो अपने आप को. ये ऐसा नहीं था कि बाहर से आपको ये चीज केवल फॉलो करनी है, क्योंकि ये इवोल्यूशनरी जर्नी है. अच्छा, एक ये तो ह्यूमन आइडियल रखा, उच्च कोटि का आइडियल, जिसको कहानियों के माध्यम से, श्री राम कौन है, आर्य है. उनको देख करके पता चलता है कि हाँ ही इज द. एक जब श्री अरविंद से मिलने आए थे कपाली शास्त्री पहली बार, तो एक तो उनके अंदर कुंडलिनी जागृत हो गई, स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग. इट स्टार्टेड गोइंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. वो डिस्क्राइब करते हैं. और फिर वो कहते हैं कि उनके लिए एक फल लेके गए थे. उन्होंने संस्कृत में श्री अरविंद से कहा कि ये आपके लिए मैं लाया हूँ. और श्री अरविंद ने, ही स्माइल्ड, रिसीव्ड इट, मेड ए जेस्चर, मेड हिम सिट. कहते हैं जो उनकी जेस्चर, स्माइल, एक्सेप्टेंस और जो शब्द कहे उन्होंने, तो कपाली शास्त्री कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम सामने खड़े हैं. एंशिएंट आर्यन आइडियल को इन्होंने एम्बॉडी किया हुआ है. वो आइडियल हर चीज में था, आपकी भाषा में, आपके जेस्चर्स में, आपके पोस्चर में, यहां तक. ये जो एक हाई आइडियल था जिससे हम जीते थे. ऑफ कोर्स ये कठिन है. भारतवर्ष तो पीएचडी करना चाहता है ह्यूमन नेचर में. और अभी क्या हुआ, एक टाइम आया जब एक्लिप्स हुआ. हम किस चीज को मानने लगे, जो सक्सेसफुल है वही ग्रेट है. तो हमने उसको फॉलो करना शुरू किया. ये पिछले 150-200 साल खासकर. और वहाँ क्या आइडियल था, तो आइडियल बिल्कुल अलग है. either by force or anybody can do anything, everything. So ये जो चीज है अब ये धीरे धीरे बदल रही है. A new thing is coming up.
अब हम उस पुरानी सिस्टम में नहीं जा सकते, जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब जो चीज़ आएगी, ह्यूमन बींग्स के सामने एक आइडियल कि वो क्या बने, किस तरफ उठें, एग्जाम्पल के द्वारा, वर्ड्स के द्वारा, इन्फ्लुएंस के द्वारा, ये 3 तरीक़ों से हमारी एजुकेशन में, हर चीज़ में ये चीज़ आने की ज़रूरत है। फिर ह्यूमन आइडियल के परे हमने एक और आइडियल रखा। आप आर्य बनिए जैसा कहा, उसके आगे द नेक्स्ट आइडियल, यू आर ए मास्टर ऑफ वन सेल्फ, स्वामी, दैट्स व्हाट स्वामी मेंट, यू आर ए मास्टर ऑफ योर सेल्फ। आपके नेचर के आप स्वामी हैं, किसी और के नहीं हैं। उसके बाद आपने परफेक्शन की ओर, डिवाइन परफेक्शन, उस ओर जा रहे हैं। अब श्री अरविंद ने इसी को एक कदम और आगे ले गए। वो किस ओर ले गए? आफ्टर सेल्फ परफेक्शन, सेल्फ मास्टरी इज अरहत, सेल्फ परफेक्शन इज अरिहंत। उसके आगे कलेक्टिव परफेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, आइडियल ऑफ द सुपरमैन। श्री अरविंद इसके आगे की बात करते हैं। अब सुपरमैन कौन है? सुपरमैन वो है जो पहले तो फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ मास्टरी एंड मास्टरी ओवर द वर्ल्ड फोर्सेस। उसके बाद वो संसार में, समाज में, सारे समाज के कल्याण के लिए काम करता है। और धीरे 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 मानवता के अंदर अब अंत में केवल 2 ही प्रकार की ह्यूमैनिटी रहेगी। एक होगी जो हायर काइंड, सुपरमैन या सुपरमेंटल, और दूसरी रहेगी जो हायर ह्यूमैनिटी रहेगी, जो उस दिशा में जाने को तत्पर है। ये 2 लेयर्स, बाकी सारी कोलैप्स होने वाली है। उनका जो पर्पस था, प्रयोजन था, वो समाप्त हो गया। दे विल बी द डिवाइन सुपर ह्यूमैनिटी, और एक जो हायर ह्यूमैनिटी जो उस ओर जाने को तत्पर है, कहीं ना कहीं रेडी है। और ये पूरा अभी समाज में चीज़ चल रही है। तो ये थी भारतीय संस्कृति। और अगर आप उसके ऑपोजिशन में देखें तो क्या आइडियल्स हैं सामने में? वी डोंट हैव टू स्पीक अबाउट इट। हर चीज के लिए एक भारतीय सॉल्यूशन है। वर्ल्ड यूनिटी कैसे क्रिएट करेंगे? क्या राष्ट्रों को विलुप्त करके वर्ल्ड यूनिटी करेंगे? दैट्स वेरी डेंजरस। कि भाई एक आइडियोलॉजी है जिसको सारे संसार में हावी करेंगे, दैट इज वेरी डेंजरस। क्योंकि फिर तो आप वही मिस्टेक कर रहे हैं जो पुराने समय में वर्ल्ड एम्पायर्स करते थे, जिसको नेचर ने अटेम्प्ट करके खत्म कर दिया। वर्ल्ड एम्पायर्स क्या करते थे? एक पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ थोपते थे दूसरों पर, और फिर वो समाप्त हो जाता था। और नेचर ने ये एक्सपेरिमेंट करके ख़त्म कर दिया है। तो अब जो वर्ल्ड यूनिटी आएगी, इट कैन ओनली बी ऑन द बेसिस ऑफ द डिवाइन सेल्फ इन ह्यूमैनिटी। अब उस डिवाइन सेल्फ, कौन सा डिवाइन सेल्फ होगा? मेरा वाला भगवान या तेरा वाला भगवान? यहां पर हमको ध्यान रखना है कि हम रिलीजन की मिस्टेक ना करें। एक हमारे मित्र हैं, ऑरोविल में हैं, वो जब मिलते हैं तो उनका एक ही तरीका होता है ग्रीट करने का। श्री अरविंद के डिवोटी हैं, कहते हैं सबका मालिक एक, मजे में कहते हैं, 80s में हैं, 90 अब हो गई होगी, स्विस हैं, सबका मालिक एक। उनको 2-4 ही अंग्रेजी के वो आते हैं। तो मैं कहता हूँ ये तो बहुत अच्छी बात है, दूसरा सेंटेंस मत कहिएगा कि लेकिन वो जो मेरा मालिक है, मेरा वाला। देखिए, तो ये एरर जहाँ पे आता है, ये भारत में ऐसे है नहीं, लेकिन ये टेंडेंसी हो सकती है कि एक डिवाइन सेल्फ है और उसकी ओर। इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं कि भावी जो पायोनियर्स होंगे संसार को नेक्स्ट स्टेप ले जाने के लिए, वो स्पिरिचुअल कन्वर्शन में विश्वास करेंगे, उसको इम्पोर्टेंस देंगे। लेकिन वो रिलीजन की मिस्टेक नहीं करेंगे कि इसी तरह से तुम कन्वर्ट हो सकते हो। स्पिरिचुअल कन्वर्शन कि मनुष्य को मन के ऊपर और बहुत कुछ है जिसमें उसको उठना है, लेकिन वो ये भूल नहीं करेंगे जो रिलीजन और आइडियोलॉजी की भूलें हैं। रिलीजन और आइडियोलॉजी क्या कहती है? एक ही तरीके से, एक ही उपाय से। और ये भूल इवन श्री अरविंद माता जी के डिवोटीज को नहीं करनी है कि भाई श्री अरविंद सबसे बड़े हैं, सबको कन्वर्ट हो जाना है। दिस आपके लिए हैं, हमारे लिए हैं, दूसरे के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन किसी के लिए कृष्ण हो सकते हैं, किसी के लिए कोई और। ये हम लोगों को ये नहीं करना है। किसी के लिए कोई भी ह्यूमन मतलब रिलीजियस या फिगर्स नहीं, लेकिन उनके अंदर हम चाहते हैं कि ये संसार सुंदर बने, दिव्य बने, परफेक्टली फाइन।
ऑरोविल जो मानव यूनिटी का जो आदर्श माने जो एक्शन स्थापित किया, तो उसमें माता जी ने क्या किया, वो उन्होंने कहा, जब चार्टर बना तो उसमें था कि सर्विटर्स ऑफ द डिवाइन, तो बहुत सारी कंट्रीज आई। रशिया ने कहा कि बाकी सब ठीक है, हमको आपका आइडियल बड़ा पसंद आया कि यू आर वर्किंग टुवर्ड्स ह्यूमन यूनिटी इन योर ओन वे, तो लेकिन ये हमको डिवाइन वर्ड से प्रॉब्लम है, हम डिवाइन को नहीं मानते हैं। तो माने कहा ओके, डू यू बिलीव इन परफेक्शन? बोले यस। तो माने उनके ओथ में रिप्लेस किया टुवर्ड्स परफेक्शन। अब देखिए, ये शब्दों में नहीं बंधना चाहिए हमको। एक ह्यूमैनिटी है जो प्रगतिशील है, जो सुंदरता, एक शुभ्रता की ओर जाना चाहती है, और एक है जो पूरी तरह जो अधर्म की ओर जाना चाहती है। सो व्हेन वी कम टू द रथ ऑफ जगन्नाथ, श्री अरविंद उसको बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं, उसकी कि भगवान बैठे हुए हैं, ही इज द सेंटर। अब देखिए सारे लोग आ गए हैं वहां पर, दिस इज लाइक ऑरोविल, सब लोग आ गए हैं। वो क्या कर रहे हैं? भगवान को सबके बीच में ला रहे हैं। ऑफ कोर्स इसको बड़ा इमोर्टलाइज किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उस भ्रांति में भी जो लोग भगवान का काम करने का जिनको सौभाग्य मिला है, उस भ्रांति को दूर करने के लिए उन्होंने तो अपने तरीके से बता दिया कि जगन्नाथ का रथ आ रहा है, सब लोग पड़ के जमीन पर प्रणाम कर रहे हैं। तो कहते हैं पथ जाने आमी देव, हाँ, पथ को लग रहा है कि मैं भगवान हूं, रथ को लग रहा है कि मैं भगवान हूं, और मूर्ति को भी लग रहा है मैं भगवान हूं। हासे अंतर्यामी। स्पिरिचुअल एज तब आएगी जब हम, जो न्यू एज, स्पिरिचुअल एज, जो भी आप कह लें, सतयुग, जब हर मनुष्य अपने अंदर की दिव्यता को पहचानेगा और उसकी ओर बढ़ेगा। वो दिव्यता अपने ढंग से अनफोल्ड करेगी हर किसी के अंदर। मुख्य बात यह है कि मनुष्य के अंदर डिवाइन है और एक डिवाइन पॉसिबिलिटी है। दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। आप उसको ये नाम दे लो, वो नाम दे लो, कोई नाम, ये हमारी ओरिजिनल वैदिक सभ्यता, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अलग अलग पद से। इसीलिए ऑल्सो श्री अरविंद योग में एक स्टैंडर्डाइज्ड कट एंड ड्राइड फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तब सेक्ट बन जाता है। हर कोई बैठो, सुबह उठ करके 5 बजे 6 बजे से ध्यान लगाना, इस पर्टिकुलर मंत्र पे ध्यान लगाना, इस तरह से ध्यान लगाना। जितना आप इसको रिजिड और कोडिफाई करेंगे उतना इसका सत्य दूर चला जाएगा। जितना आप इसको टेक्निक्स में बांधेंगे उतना यू विल लूज द इनर ट्रूथ। बिकॉज भगवान तो रिस्पॉन्ड इसको नहीं करते हैं कि अरे तू कैसा सीधा बैठा है, अच्छा नहीं नहीं, तू जो बैठा है ना उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा थोड़ा और घसक। पता चला कुछ लोग घसकते ही रह जाते हैं, अपनी बस वो आलती पालती कोई ठीक कर रहे हैं। तो ठीक है, सुखासन, शांति से बैठिए। वो श्री कृष्ण ने कहा ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा छोटा, ना ज्यादा कठोर ना ज्यादा मुलायम, जिससे यू आर कंफर्टेबल। पर जो मुख्य चीज ये नहीं कि आप कैसे बैठे हैं, आसन वो है जो आपने अंदर लगाया हुआ है। वो अंदर का आसन कौन है? श्रद्धा आपकी अडिग होनी चाहिए, अभीप्सा आपकी अचंचल होनी चाहिए, लाइक द हिल्स, लाइक द माउंटेन्स। और फिर आप अपने अंदर में जब जाते हैं तो आसन हो गया ना, ये आसन हो गया, ये है रियल आसन। और श्वास के साथ आपका नाम, ये नहीं कि आपको टेक्निक करनी है, अगेन इसमें भी टेक्निक हो जाती है, ये जरूरी नहीं है। श्वास में नाम रमा, इसका क्या अर्थ होता है? श्वास में नाम रमा, इसको एक तो आप प्रैक्टिस ले सकते हैं। मैं ओम ओम ये प्रैक्टिस ले, लेकिन श्वास में नाम रमा होने का एक और अर्थ होता है। कभी अनुभव किया है कि किसी व्यक्ति को आप भूले नहीं भूल पाते? दैट इज कॉल्ड श्वास में नाम रमा। ये श्वास जीवन, शी इज इंटरवोवन इन योर लाइफ इन सच ए वे।
दैट वॉट एवर यू आर डूइंग, किया होगा अनुभव, सब तो 16-17 पार कर चुके हैं, कि वो ऐसा इंटरवोवन है जीवन में कि आप कुछ भी करें वो आपके जीवन में चल ही रहा है, वो स्मरण के रूप में चल रहा है ना. दैट्स कॉल्ड श्वास में नाम रमा. ये भी टेक्निक नहीं है. ओम, तो क्या होगा, ये करने से क्या होगा, ध्यान श्वास पे चला जाएगा, विच इज ओके. ये एक तरीका है, एक तरीका ये भी बताया. लेकिन श्वास में नाम रमा का ये होता है जो गोपियों ने श्री कृष्ण के जो उद्धव को कहा. उद्धव जी ने आया, यही तो कहानी है ना. उद्धव जी श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप ये गोपियाँ पागल हो रही हैं, गोपी, आप इनको जरा समझाइए. वो तो आपकी फिजिकल बॉडी को देख करके बड़ा ध्यान करिए, आप उनको बताइए मैं निराकार ब्रह्म हूँ, पर ब्रह्म परमेश्वर हूँ. तो कृष्ण जी कहते हैं मैं तो बहुत व्यस्त रहता हूँ, उलझा रहता हूँ बहुत सारी चीज़ों में, तुम जाके समझा दो. सुना होगा ना ये प्रसंग. तो जाते हैं उद्धव जी, सबको बुलाते हैं. पहले तो चिट्ठी देते हैं, अथॉरिटी लेटर कि ये मेरे बिहार पर आ रहा है. वो चिट्ठी का एक कोना सब पकड़ करके रख लेती हैं. और फिर वो क्या अद्भुत बात कहती हैं, कहते हैं देखो पहले श्वास पे ध्यान दो, प्राणायाम करो. तो क्या करना होगा, प्राणायाम ऐसे करना होगा. तो एक गोपी हाथ उठाती है, सर आई हैव ए क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन? प्राण तो हमने कृष्ण को दे दिया, अब प्राणायाम किस प्राण से करें. नाम प्राण में रमा होने का श्वास में यह अर्थ होना चाहिए कि आप श्वास तक को भूल जाओ, बिकॉज यू आर इन दैट स्टेट. यही हुआ है ना, जितने भी जिन्होंने रियलाइज किया है वो कभी बता के गए कि इस तरह से करो, इस प्रोसेस से करो. मीराबाई क्या कहती हैं, क्या वो कहती हैं कि ऐसे करो वैसे करो? वो तो कहती है मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं जहाँ जाऊँ क्या करूँ, मैं ये कहो तो मोतियन मांग जड़ावा, कहो छिटकारा केस, आई डोंट केयर. बेसिकली शी इज सेइंग इन मॉडर्न लैंग्वेज, आई डोंट केयर अबाउट हाउ आई लुक, आई डोंट केयर अबाउट वेयर आई स्लीप एंड वेयर आई गो. आजकल के बच्चे बोलते हैं आई डोंट केयर. मीरा भाई वैसे बोल रही, रिबेल है. आई केयर ओनली फॉर वन थिंग एंड दैट इज कृष्णा. हाउ यू डू इट डजंट मैटर. तो ये जो योग है ये बहुत विशाल योग है. इसीलिए श्री अरविंद, ठीक है ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, मेडिटेशन भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ये सब बोलते हैं. आपको जो अनुकूल पड़े वो कर सकते हो, लेकिन मूल चीज को नहीं भूलना है, विच इज वाई यू आर डूइंग ऑल दिस इज टू ओपन टू द मदर. तो जब जगन्नाथ का रथ भी आ रहा है तो यही चीज को हमको स्मरण रखना है. और इसके 4 पहिए हैं, और नॉलेज, पावर, यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी, दीज आर द 4 व्हील्स. अब श्री अरविंद कहते हैं जगन्नाथ का रथ एक आइडियल है जो कंसीव किया है मनुष्य ने टू क्रिएट यूनिटी. और फिर वो बताते हैं 3 प्रकार के समाज 3 गुणों से निकाल करके. हमारे 3 गुणों की बड़ी अद्भुत ये साइकोलॉजी है जो आपको सत्व रजस तमस, मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हर संसार की हर चीज़ को आप इसमें कैटेगराइज कर सकते हो और समझ सकते हो. इसका बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन एसेज ऑन द गीता में है. तो कहते हैं एक समाज होता है जो बैलगाड़ी जैसा है. बैलगाड़ी जैसा है, वो धीरे धीरे चल रहा है. बैलगाड़ी में जो लोग चढ़े हैं, आई एम श्योर, मैं तो चढ़ा हूँ, हालांकि थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, पर उस समय तो ये सब पता नहीं था गाड़ी वाड़ी क्या होती है. तो बैलगाड़ी में जाने का भी चाव होता था कि बैलगाड़ी में जा रहे हैं. और वो जो होता है ना, वो बैल के उसमें टिंग 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 टन टन, बड़ा अच्छा वो दूर करता है जी, बैलगाड़ी आ रही है, उससे पता चल रहा है. और आप बैठे हो एकदम ठुमक ठुमक जा रहे हो. बैलगाड़ियों के एक्सीडेंट नहीं होते थे. अब जिसको कराना है वो तो कहीं भी कर दे, तो वो एक अलग बात है. तो बैलगाड़ी एक तमस का समाज है. लालटेन लेके जा रहे हैं बैलगाड़ी में, पुराने समय की पिक्चरों का. तो वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, चेंज को वो लाइक नहीं करता है. उसकी दौड़ कहाँ से रहती है, इस गांव से उस गांव. वो भी बड़ा रेयर होता था बैलगाड़ी में दूसरे गांव तक जाना. इट बिकेम ए पेनफुल जर्नी. अगर आप लंबा रास्ता जा रहे हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ठीक है, आपको 10-15 किलोमीटर जाना है तो इट बिकम्स ए बिट पेनफुल. हाँ, 3 लोग बैठ सकते हैं एक बीच में, अगर आप बिठा लो.
तो वो एक समाज जिसमें बहुत धीमी गति से जा रहा है, चेंज उसको नहीं चाहिए। और वो कहते हैं ये उस समय 1905 का, उस समय का भारत वैसा था, चेंज किसी प्रकार का। वो एक स्थिर समाज हो गया था एक पॉइंट के बाद, खासकर आफ्टर द मुगल्स इट बिकेम, पूरी शक्ति से लड़ा था भारत मुगलों के अगेंस्ट, और अल्टीमेटली दे वेंट अवे बिकॉज ऑफ दैट पावर। पर वो जो इतनी शक्ति गई, इतने जो क्षत्रियत्व का जो नुकसान हुआ, तो एक रेस्टिंग मोड में आ गया था, और रेस्टिंग मोड में ब्रिटिश आ गए। तो अब वो चेंज उस थ्रस्ट किया गया था भारत के ऊपर, अब वो लड़ने के मोड में नहीं था, और इनका स्ट्रेटजी भी अलग थी। खैर, फिर कहते हैं दूसरी होती है मोटर गाड़ी वाले समाज। मोटर गाड़ी वाला कभी तेज जा रहा है, कभी धीरे जा रहा है, और वो वाला कई बार पता भी नहीं है कहाँ जा रहा है, मजा आ रहा है। लोग कहते हैं ना लॉन्ग ड्राइव, कहाँ जाना है, कहीं भी, आई जस्ट वांट अ लॉन्ग ड्राइव, किधर भी ले जाओ। अब मुझे जाना है 20-30 किलोमीटर, जहाँ भी ले जाओ, उसके बाद वापस आ जाओ। लॉन्ग ड्राइव होता है ना, बड़ा रजोगुण आता है उसमें। तो वो हाँ कहते हैं उस समय के वेस्टर्न वर्ल्ड को कहते हैं वो इस तरह का समाज है, रजोगुण। उसमें बड़ा अच्छा लग रहा है, देखने वाला तेज गति से जा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कहाँ जा रहा है, वेदर इट विल क्रैश और वेयर इट विल गो। फिर कहते हैं एक तीसरा होता है जो समाज ट्रैक पे चलता है, रेलगाड़ी है ना, वो ट्रैक पे चल रही है, उसमें अब क्रैश अलग बात है, लेकिन अदरवाइज उसके भी होते हैं, बट बाय एंड लार्ज उसके ट्रैक सेट हैं, उसका स्पीड सेट है, उसका गंतव्य सेट है, लेकिन उसकी सीमा है, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगी। तो कहते हैं कि पुराना जो वो सात्विक ऑर्डर, पुराना जो भारतीय समाज था, वो इस प्रकार का था, वो ट्रैक पे चलता था, उसके फिक्स ट्रैक थे। अब हमको वापस वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारी उड़ान बहुत ऊंची है, अब तो हम मंगलयान और सूर्ययान वाले हो गए। तो अब ये जो समाज होगा, ये एक नए आधार पर होगा, न सात्विक, न राजसिक, न तामसिक, नाइदर चेंजलेस स्टैग्नेंट सोसाइटी, नॉट चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज, फैशन, नॉर द फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ द ओल्ड काइंड। क्योंकि जहां आप ऑर्डर को फिक्स करते हैं वो टूटता है, इसीलिए उसके अंदर रिवोल्ट होता है, विद्रोह होता है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई चीज रहती है जो कमी रहती है, तो एक इंडिविजुअल रिवोल्ट करता है। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट लेवल पर हमको उठना है, और वहां जगन्नाथ का रथ कि वी हैव टू वंस अगेन ब्रिंग बैक द डिवाइन सेंटर इनसाइड अस। तो डिवाइन सेंटर, जैसे जैसे मनुष्य के अंदर, डिवाइन सेंटर का मतलब स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की तरफ हमको फोकस करना है, कि हमारे अंदर एक भगवान है हमारे, और उसको आप हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से उसकी ओर बढ़ेगा, और जैसे जैसे मनुष्य उस ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे हम देखेंगे कि बाहरी ऑर्डर को लाने की, समाज को व्यवस्थित करने की जो बाहरी चीज़ें हैं, उपाय हैं, ये समाप्त होते चले जाएंगे। इसका एक उदाहरण नया जगत, श्री अरविंद उसकी बात करते हैं। नया जगत कब आएगा? जब पुलिस नहीं होगी, वकील नहीं होगा, पंडित नहीं होगा, और डॉक्टर नहीं होगा। पुलिस क्यों नहीं होगी? जब आपके अंदर से ये चीज आएगी कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आर्य सभ्यता देखिए का मतलब क्या था, कि आपके अंदर वो भाव है, आप क्यों चोरी कर रहे हो। एक और समाज में ये नहीं होगा कि हाईज एंड लोज ऑफ दैट एक्सट्रीम। तो ऑरोविल में माँ ने क्या तरीका बनाया? ऑरोविल के में कहती हैं कि दो इंटरेस्टिंग चीज़ें। माँ कहती हैं कि टैक्सेशन कैसे ऑरोविल में, डज एनीबडी नो? टैक्सेशन प्योरली वॉलंटरी है, लेकिन अनरिटन रूल है। रूल क्या कहेंगे? माँ ने कहा है दोज हु हैव मोर शुड शेयर मोर, लेकिन फोर्स करके नहीं। आपके अंदर ये चीज भाव आना चाहिए
कि मेरे पास जो है मुझे समाज के साथ शेयर करना चाहिए। माँ से एक बार पूछा कि व्हाट इज़ द नंबर वन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, तो एक जगह कहती हैं कि ये जो सेल्फिशनेस आ गई हमारे अंदर। और क्यों आई? ऑफ कोर्स बहुत मार पड़ी, इधर उधर से हम बहुत नैरो होते गए, सेल्फिश, केवल मेरे लिए, केवल मेरे लिए, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार। इस मानसिकता से हमको बाहर निकलना है। ये गवर्नमेंट के इनेक्टमेंट से नहीं होता है। गवर्नमेंट के इनेक्टमेंट से तो कम्युनिज्म हो जाती है। दैट्स नॉट हेल्दी। एनफोर्स जब आप कोई चीज़ करते हो, वैसे नहीं। आपके अंदर इतना आत्म विकास हो कि स्वयं ही व्यक्ति सोचे। माँ ने एक जगह लिखा है ऑरोविल और आश्रम के बारे में, आश्रम के लिए कहा था, ऑरोविल में भी उन्होंने कहा वो ए ड्रीम, ड्रीम उसमें उस आप somebody कैन probably रीड इट, वो एक आदर्श समाज का ए ड्रीम, वॉल्यूम 12 में है, मे बी विल क्लोज विद दैट। तो ये स्वप्न है जो धरती के अंदर गढ़ा हुआ है, जिसको युग युग में अवतार आके कुछ क्षणों के लिए निकालते हैं बाहर। रामराज, दैट इज द रामराज। ये इस्लाम में भी है, लेकिन उन्होंने योग को नष्ट कर दिया। इस्लाम लॉस्ट इट। उसने क्या पकड़ा बाहर से? देहात्मबोध। हम कहते हैं हर भूमि गोपाल की, तो हम ये नहीं कहते हैं लाठी लेके पहुंच के कि खाली करो, हम ऐसे नहीं कहते हैं। पर उन्होंने जहां भी वो राज्य हो गया, सल्तनत, वो तो हमारा वक्फ बोर्ड, दिस इज द असुरा ऑक्यूपाइंग दी दी जो भी टीचिंग थी वो तो खत्म हो गई शुरू में, क्योंकि योग नहीं बचा रहा। अगर इस्लाम की अगर हिस्ट्री देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस्लाम के अंदर जो दो ग्रुप बने, एक ग्रुप योग को बचाना चाहता था, महादी की ओर देखता था, और दूसरा ग्रुप जो था जो फिक्स कर रहा था, दैट द एंड, जो फिक्स किया कि ही इज द लास्ट वन, देयर विल बी नोबडी। अल्टीमेटली वही ग्रुप आज रूल कर रहा है। दैट्स हाउ द सुन्नी एंड ऑल दिस केम। एंड देयरफॉर उन्होंने इस्लाम से योग को खत्म कर दिया। सेम थिंग हैपेंड इन क्रिश्चियनिटी। योग खत्म हो गया, भारतवर्ष में प्रिजर्व्ड रहा, क्योंकि हम गुरुओं को, संतों को हम क्या कहते हैं? गुरु की वाणी, जो गुरु कह रहे हैं वो अल्टीमेट है, हम उसको वेद मानते हैं। जो लिखा है वो अच्छी बात है, हम उसको डिनाई नहीं करते हैं। लेकिन गुरु जब ये कहते हैं, माता जी का एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। जब आश्रम में ऋषभ चंद जी आए, तो ऋषभ चंद वहाँ आश्रम में आके कहते हैं कि वो तो जैन बैकग्राउंड था उनका, तो बड़ा भर गए गदगद। बहुत उन्होंने बड़ी सुंदर किताब लिखी है, श्री अरबिंदो हिज लाइफ यूनिक। वन बुक आई विल रिकमेंड एवरीबॉडी टू, श्री अरबिंदो हिज लाइफ यूनिक। माँ ने कहा था लिखने को, तो उन्होंने माँ को कहा कि जो भी काम आप दो, मुझे चिट्ठी लिखी कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे स्वीकार किया। तो अब वो चिट्ठी देने वाले थे, उनको क्या दिया माँ ने? फर्नीचर डिपार्टमेंट। क्योंकि आश्रम कहाँ से शुरू होती है? आश्रम की विचारधारा या प्रोसेस योग का, जहाँ गीता समाप्त होती है। गीता प्रारंभ करती है स्वधर्म से और अंत में कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एज यू से ओ केशव, ओ माधव, सीटेड इन माई हार्ट, सो आई विल बी। आश्रम प्रारंभ वहाँ से करता है। यू मे बी ए डॉक्टर, इंजीनियर, वट एवर, बट यू स्टार्ट विद वट एवर द डिवाइन मदर गिव्स यू। तो इनको काम दिया फर्नीचर डिपार्टमेंट में। बड़े खुश हुए, सब चीज़ काम करूँगा मैं। वहाँ पर उनके पास वो आया, पहला माँ का आदेश कह लें या जो भी, ऋषभ जो खटमल है बेड में, इनको मारना है। अब तो इनको प्रॉब्लम हो गई, खटमल कैसे मारे हैं? मैं तो जैन हूँ। तो उन्होंने वो वाली चिट्ठी ग्रेटिट्यूड की रख ली किनारे। अब श्री अरविंद को लिखी, मदर परहैप्स डज नॉट नो हमारे ट्रेडिशन को, बीइंग ए जैन आई कैन नॉट किल मॉस्किटोज, ये खटमल, बक्स। श्री अरविंद का उत्तर आ गया, वट एवर वर्क द मदर गिव्स यू इज फॉर गुड, योर गुड, टेक इट इन दैट एटीट्यूड। खत्म। अब ये देखिए क्या है कि हमारे यहाँ एक कर्म की हायरार्की बनी है। यू लिसन टू एल्डर्स, माता पिता, शिक्षक, उनका स्थान है। लेकिन जहाँ उनमें और जो स्क्रिप्चर्स हैं उनके बीच में आपको विरोधाभास दिखता है,
तो आपको उस वाणी को सुनना है। और अगर स्क्रिप्चर्स ऑफ गुरु इज द अल्टीमेट, ओबीडियंस टू द गुरु को इतना स्थान दिया गया, काके लागो पाओ बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद। सो दिस इज हाउ द होल कर्म में इवोल्यूशन। एक जगह माता जी से किसी ने पूछा कि ड्यूटी टुवर्ड्स फैमिली इत्यादि एंड ड्यूटी टुवर्ड्स द डिवाइन, तो माँ कहती है ही हु हैज टर्न टू द डिवाइन एंड हैज टेकन टू सर्व द डिवाइन हैज नो अदर ड्यूटी एक्सेप्ट सर्विंग द डिवाइन। यही है ना भरत का आदर्श, यही है विभीषण का आदर्श। तो ये हमारे यहाँ जो एक इवोल्यूशन की एक पूरी हायरार्की है, और वो हायरार्की तब होती है, उसका गोल क्या अल्टीमेट उस हायरार्की का, टू रियलाइज द हाईएस्ट द डिवाइन। और उसमें श्री अरविंद जो नई चीज जोड़ते हैं, एंड टू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द डिवाइन। आमतौर पर रियलाइज कर लिया, काम खत्म हो गया। आपकी प्रकृति में क्या हो रहा है, जो हो रहा है, ऐसे भी योगी हैं जो कहते हैं हाउ डज इट मैटर, आई हैव फाउंड गॉड। पर अब उसके अनुसार व्यक्ति का जीवन, समूह का जीवन भगवान को केंद्र में रख करके चले। हमारी पुरानी सभ्यता में इसके हिंट्स हैं, सजेशंस हैं, जैसा मैंने कहा अग्नि को केंद्र में रख करके। लेकिन ये कठिन आइडियल है। ये आइडियल क्यों कठिन है? क्योंकि इसको रियलाइज करना पड़ता है। अगर आप इसको रियलाइज नहीं करेंगे तो 7 फेरों के बाद जिसमें आपने जितनी भी कस्में खा ली, वादे कर लिए, अगले दिन से शुरू हो जाएगा डाउरी क्या लाए, बस सारी चीज़ तो वहीं फेल हो गई ना, क्योंकि आपने उस ट्रूथ को अपने अंदर रियलाइज नहीं किया। और जब उस ट्रूथ को हम अपने अंदर रियलाइज करते हैं कि डिवाइन सेल्फ अंदर है, तो हमको हर चीज़ का, तो हमको ज़रूरत नहीं है पुलिस की टू गार्ड अस, वकील की ज़रूरत नहीं है। वकील की ज़रूरत तो उनको पड़ती है जो मैच्योर नहीं है ना। ऐसे होना नहीं चाहिए ना आइडियल सोसाइटी में। पंडित की ज़रूरत नहीं है, क्यों? हमारे भगवान के बीच में भाई आप कौन आ गए, हम तो डायरेक्टली जा सकते हैं। और डॉक्टर की क्यों? क्योंकि डिवाइन हीलर इज विद इन। तो समाज बाहर से भीतर की ओर, और ये प्रोसेस शुरू हो गई है। प्रमाण क्या है? ये बच्चा प्रमाण है, और भी बच्चे प्रमाण हैं। ये बच्चे, सॉरी टू कॉल यू बच्चा, हाँ, यू डोंट माइंड, गुड, थैंक यू। कभी कभी आई एम अ गर्ल, ओके, बट इट्स अ गुड थिंग, यस यू आर ए गर्ल ऑल्सो, बट ये बच्चे प्रमाण है, वो सारे उधर बैठे हुए, और ये बच्चे और डेवलप हो रहे हैं जो अपने अंदर में द न्यू वे ऑफ बीइंग, द न्यू लॉ ऑफ बीइंग, इसको ढूंढ रहे हैं। ना वो बाहर से फिक्स्ड सिस्टम फॉलो करना चाहते हैं, उनको ये बात नहीं समझ में आती, ना वो अब वही पुराना डरा। एक ग्रुप ऐसा डेवलप हो रहा है कि नहीं नहीं हम जैसा जो मर्जी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा वैसा है। वो ढूंढ रहे हैं कुछ कि व्हाट इज द राइट वे टू लिव, व्हाट इज, तो उनके अंदर में मंथन चल रहा है, खोज चल रही है। और इसको कहते हैं सब्जेक्टिव एज ऑफ मैनकाइंड। जब वो बाहर नहीं, अंदर में, ये सेंचुरी इज डेडिकेटेड टू द सब्जेक्टिव एज ऑफ मैनकाइंड। 1960 तक मनुष्य ने बाहर खोजा, और उसी प्रपल्शन में 2000 तक गया। स्पेस एक्सप्लोर कर रहा है, नदी नाले सब एक्सप्लोर कर रहा है, एटम का एक्सप्लोर। अब ये सब एक्सप्लोर कर चुका, अब वो ठीक है, कुछ लोग उसी में, नया आईफोन आ जाएगा या जो भी जेड फोन आ जाएगा, जी फोन आ जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आप कहते हैं वी वांट टू एक्सप्लोर बियॉन्ड, तो वो क्या है? इनर एडवेंचर, इनर स्पेस। इसलिए मेडिटेशन एंड योग है बिकम ए कॉमन वर्ड। आजकल अगर आप बोलो ना कि हम तो जी मेडिटेशन जाते हैं, तो यू आर ए इलीट। 40 साल पहले अगर आप बोलते हैं हम तो मेडिटेशन करते हैं, ये दखियानोसी आदमी, ऐसे होता है ना। हमारे घर में एक बार वन ऑफ माई पेशेंट, वो भी विंग कमांडर हो, उनकी वाइफ, तो वो आए, तो घर में उन्होंने देखा माँ श्री अरविंदो के बड़े बड़े फोटोग्राफ। तो द लेडी रिमार्क, ओह यू आर वेरी ट्रेडिशनल। पहले ये, अभी अच्छा आपके गुरुजी हैं, अब लाइक यू नो हैविंग ए गुरुजी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इन थिंग। पर मुख्य चीज ये नहीं आपके गुरुजी हैं कि नहीं, बात ये कि आपने फोटो लगा ली, अच्छी बात है, उसको उस पथ पे, ये अब अवेकनिंग आ रही है।
तो ये स्पिरिचुअल एज की ओर पहला कदम बढ़ गया है मनुष्य का, और जो इस धारा में बहेंगे उनको बहुत हेल्प मिलेगी। श्री अरविंद ने कहा है सुप्रामेंटल का मतलब क्या है, ए लिटिल एफर्ट विल प्रोड्यूस ग्रेट रिजल्ट। वो चीजें जो बड़ी तपस्या करके ऋषि मुनि प्राप्त करते थे, इट विल कम लाइक दिस। थोड़ी सिंसेरिटी चाहिए, थोड़ी एस्पिरेशन चाहिए। तो ये जो एक नई एज जिसमें हमने प्रवेश किया है, कैसी होगी कालांतर में, कैसा होगा राम राज्य। वैसे तो इस सतयुग के ऊपर मैंने टॉक्स दी हैं, पर अभी मैं वो पढ़ना चाहता हूँ कि माँ ने क्या कहा है कि ये अभी एक स्वप्न के रूप में हमारे अंदर। तो ऐसा संसार होना चाहिए, समाज बनना चाहिए। जब हम इसको रियलाइज करेंगे तब हम कहेंगे कि अब जगन्नाथ के रथ की यात्रा पूर्ण हुई, क्योंकि एक आदर्श समाज तब स्थापित होगा। ए ड्रीम पहले ये कुछ जगहों पर आएगा, इसको श्री अरविंद ने कहा एज आइलेट्स। कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे जहां पर ये प्रयास होगा। देयर शुड बी समवेयर ऑन अर्थ ए प्लेस विच नो नेशन कुड क्लेम एज इट्स ओन। जहां नेशन क्लेम करता है तो वहां पर वो एक अपने ढंग से चलाने की। वेयर ऑल ह्यूमन बींग्स ऑफ गुडविल हु हैव ए सिंसियर एस्पिरेशन could live freely as citizens of the world and obey one single authority, that of the supreme truth. One single authority कोई बाहरी नहीं, but of supreme truth. क्राइटेरिया क्या है? सिंसियर एस्पिरेशन, और you live as world citizen. That of the supreme truth, a place of peace, concord and harmony, where all the fighting instincts of man would be used exclusively to conquer the causes of his sufferings and miseries. हमारे अंदर एक योद्धा होता है ना, वो किसके खिलाफ लड़े उसको चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, उनको मतलब दे वांट टू फाइट विथ समबडी, फाइट नहीं हो तो उनको प्रॉब्लम होती है। घर में भी उनको अगर बहुत शांति है तो ये भी होता है इतना सन्नाटा क्यों है भाई, लड़ना है, किसी से लड़ना है। तो ठीक है, वो एक योद्धा क्षत्रियत्व है, भगवान का एक एस्पेक्ट है, वॉरियर एस्पेक्ट। किसके अगेंस्ट लड़ना है? इस संसार में पीड़ा क्यों है, सफरिंग क्यों है, वो कैसे उसका नाश होगा, कैसे ये संसार सुंदर बनेगा, दिव्य बनेगा। वो सब कुछ जो अदिव्य है, वो सब कुछ जो असुंदर है, तो उसमें कॉन्कर करने में वो लग जाएंगे। टू सरमाउंट हिज वीकनेसेस एंड इग्नोरेंस, टू ट्रायम्फ ओवर हिज लिमिटेशंस एंड इनकैपेसिटीज, इसके अगेंस्ट लड़ना है, हमारी कमजोरी के, हमारे वीकनेसेस के प्रति। और ये संसार में जो हमारी लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस किस तरह की अनेक हैं, इसी को तो इग्नोरेंस कहा गया। हमारा माइंड एक सीमा के बियॉन्ड नहीं सोच पाता, हृदय बस एक सीमित दायरे में धड़कता है, और उसी सीमाओं में पता नहीं 1000 टुकड़े भी कर लेता है, वो एक अलग बात है। और हमारा प्राण शुद्र एम्स रखता है, क्या एम रखता है? बड़े होके मेरा बच्चे के अच्छा जॉब लग जाए। ये अगेन बुर्जो आइडियल। पहले तो हमको ये खत्म करनी है मानसिकता। हमारा बेटा जी कनाडा चला गया, अब तो कनाडा से भाग रहे हैं लोग। पहले होता था अमेरिका चला गया जी, अब अमेरिका सेफ नहीं रहा। लेकिन ये आइडियल, मतलब व्हेन यू लुक एट इट, इट्स सो लो। आई एक्चुअली हैव नो वर्ड्स फॉर इट, कि ये कोई चीज है। यही नहीं, घूम के आ गए, फॉरेन रिटर्न आ गया, यही माना जाता था कि कोई बड़ी, बहुत बड़ी चीज है। ये शुद्र भाव, शुद्र संकल्प, ये हमको हटाने, अपने मानसिकता से, जड़ से निकाल के निर्मूल करना है। अच्छे बनो, सुंदर बनो, दिव्य बनो, महत् कार्य करो, ये होते हैं आइडियल्स। ये आइडियल्स थोड़ी होते हैं कि भाई अमेरिका में जाके वो सेटल हो गया। और लोग कितने चाव से बताते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आता। मुझे बता दें तो मैं बहुत बोर होता हूँ ऑनेस्टली। वहाँ पर ना उसको बहुत अच्छी जॉब मिली, बहुत अच्छा फला सेंटर है उसमें वो मेडिकल सेंटर है वहाँ का बेस्ट, वहाँ वो बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। मेरे कुछ मित्र FMC के एक दिन बता रहे थे, अब मैं सुन रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, होंगू कि नहीं होंगू। ये आइडियल है, इसी को आइडियल मानते हैं ना। लेकिन वो उसकी जगह महत् प्रयासी बन, दुर्गा स्तोत्र में कैसे जगाते हैं श्री अरविंद। A place where the needs of the spirit and the concern for progress
would take precedence over the satisfaction of desires and passions. सिटी लाइफ कैसी हो गई है? डिजायर्स एंड पैशंस की सेटिस्फैक्शन के सारे साधन हैं. ये वेस्टर्न वर्ल्ड का तमाशा है. हर साल एक नया गैजेट आ रहा है, हर साल एक नया नेट पर कुछ आ रहा है, लेकिन जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अभी भी, भारत उस मामले में तो वी आर सो फॉर्चुनेट. आप यूएस में इफ यू हैव टू स्टार्ट लेट्स से अ स्पिरिचुअल सेंटर और समथिंग, यूएस इज स्टिल लिटिल मोर, लेकिन देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस. रशिया में तो मुश्किल है, हम तो लगभग नामुमकिन है. मैं तो खुद भुगत हो गई हूँ. कृष्ण कृष्ण बोल रहा है वो, उसको लग रहा है मैं कृष्ण कौन. लकीली मैंने सुना नहीं क्या बोल रहा है ये, कृष्ण कृष्ण. मुझे मिल गया था आश्रम के जो 2 और लोग हैं, तो उनको पकड़ लिया. बोलता है कि ये फ्रॉम कृष्ण. अब मुझे उस समय समझ ही नहीं आया. मैंने कहा नो, मैं लास्ट में कहा इसको नो ही बोल, नो. तो छोड़ दिया, हम चले आए. बाद में हमको पता चला कि क्या चक्कर था. और कृष्ण कॉन्शियसनेस वाले वहां चले गए, तो परेशान हो रहे हैं. और थैंक्स टू उनके जाने के हम लोगों को वेजिटेरियन खाना मिल गया. एक आउटलेट मिला, एक मात्र आउटलेट पूरे सेंट पीटर्सबर्ग में जहाँ पे प्योर वेजिटेरियन खाना मिलता है. हमने कहा हमारे तो बस और पास में था जहाँ रुके थे, 10 मिनट की वॉक. वहाँ पे राजमा पूरी वो जो भी कहते. हमने कहा हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमारी जिंदगी सेट हो गई. जो भी 5 दिन रुके. पर इट्स सो डिफिकल्ट. तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का कोई कंसर्न नहीं. रिलीजन है, आप रिलीजन बना सकते हो, चर्च बना सकते हो, मॉस्क बना सकते हो विथ परमिशन मंदिर. बट स्पिरिचुअल ग्रुप्स को दे डोंट अंडरस्टैंड दैट. तो यहां पर कंसर्न फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस विल बी इंपॉर्टेंट. द सर्च फॉर प्लेजर एंड मटेरियल एंजॉयमेंट उसकी जगह. इन दिस प्लेस चिल्ड्रन, in this place, children would be able to grow and develop integrally without losing contact with their souls. बचपन में बच्चों के अंदर ये होती है, इसीलिए उनके अंदर एक आइडियलिज्म का बीज रहता है. और जैसे जैसे बड़े होते हैं, अगर ये ज़्यादा बोलने लगे ऐसे, तो माँ बाप को लगता है कुछ प्रॉब्लम है. और समाज में भी यही रीइंफोर्स किया जाता है. आपका बेटा किस क्लास में है? ये अभी तो 6ठी 7वीं में. अच्छा, फिर पेरेंट्स पता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा. अच्छा कर रहा है ये, अभी उसका A+ ग्रेड आया, अभी तो एटलीस्ट उन्होंने ये कर दिया है, नहीं तो 90%, 95%. और बड़ा वाला हमारा अभी अभी उसने क्लियर किया है 12वीं क्लास, 99% आए थे, बड़े अच्छे कॉलेज में. ये क्या बातें हैं. सोल से कांटेक्ट, मतलब सोल से कांटेक्ट का अर्थ क्या हुआ. बच्चों के अंदर एक सहज स्वाभाविक स्वप्न होता है कि संसार सुंदर है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हों, हारमोनी रहे. जब वो घर में कलह क्लेश देखते हैं तो सबसे पहले उनको प्रॉब्लम होती है कि क्या है ये सच में आदर के योग्य हैं कि नहीं. अब उनको कौन बताए कि माँ बाप लड़ते हैं, ऐसे ही हैं, ये पुराना मॉडल है ह्यूमैनिटी का. वो देखते हैं, उनको दिल पे चोट लगती है, फिर वो गुस्सा आता है उनको, बाहर जाते हैं, रिवोल्ट करते हैं, रिबेल करते हैं. तो साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, देखो हमारा बच्चा बहुत गुस्सा करता है. अब वो गुस्सा भी नहीं करे, आप मूर्खताएं कर रहे हो घर के अंदर, वो क्या करेगा. फिर वो बुरी आदतों में, जिसको कहते हैं नेचुरली, उसको अब वो फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, वो ड्रग्स में चला. ये सारे साधन तो रखे हुए हैं. दुर्गा पंडाल के साइड में तो महिषासुर का पूरा गेम चलता रहता है, बस तो चला जाता है आसपास. बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है वी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि उसकी एक स्पिरिचुअल नीड है, और ये नीड बढ़ती जा रही है. तो आने वाले समय में दिस गोइंग टू बी ए बिग चैलेंज फॉर स्कूल्स. तो स्पिरिचुअल नीड का स्थान होगा. ओके, नाउ यू ऑल विल बी वेरी हैप्पी चिल्ड्रन. इंटीग्रल डेवलपमेंट मतलब हर लेवल पर. एजुकेशन वुड बी गिवन नॉट फॉर पासिंग एग्जामिनेशन और obtaining certificates and posts, but to enrich existing faculties and bring forth new ones. Vikas, inner progress.
In this place, title and positions would be replaced by opportunities to serve and organize. Unfortunately, spiritual places में भी यही आ गया, टाइटल एंड पोजीशन. चेयरमैन है, कोई कोई लोग इंट्रोड्यूस है, चेयरमैन है यहाँ श्री अरविंद सोसाइटी के, तो मैं क्या करूं भाई, आप सोसाइटी के, आई नो मैं आऊंगा उस तक, सेक्रेटरी हैं. अरे रियलाइज है कि नहीं है, स्पिरिचुअल प्लेस में यही मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता है. आपकी इज्जत इससे नहीं होती है कि आप बहुत बड़े होंगे, क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े कंपनी के मालिक भी साथ में चलता है, होंगे आप, आई विल कम. लेकिन आपने क्या रियलाइज किया है, असल चीज वो मैटर करती है, ऑल द रेस्ट इज नॉनसेंस. पर वो है ये चीज की टाइटल्स एंड पोजीशंस जो जगत में चलता है. एंड इंटेलेक्चुअल, हाँ, द बॉडीली नीड्स ऑफ ईच वन वुड बी इक्वली प्रोवाइडेड फॉर, वो तो जरूरी है. एंड इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल सुपीरियोरिटी वुड बी एक्सप्रेस्ड इन द जनरल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट बाय एन इंक्रीज इन द प्लेजर्स एंड पावर्स ऑफ लाइफ, बट बाय इंक्रीज्ड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अगर आप स्पिरिचुअली डेवलप्ड हो तो ये नहीं कि अच्छा आपके लिए हम एक बड़ा कक्ष, आपका एक विशेष, इसका तो उदाहरण मां श्री अरविंद है. माता जी, मतलब उनकी इनर डेवलपमेंट का तो क्या बोला जाए, मतलब हम लोग के पास ना शब्द है ना आंखें हैं. जिनको श्री अरविंद ने कह दिया, द वन होम वी अडोर इज द डिवाइन कॉन्शियसनेस फोर्स ऑफ द सुप्रीम. Anybody knows how big was her room when she was after coming here? कोई जानता है उनका रूम कितना बड़ा था? 1951-54 तक रूम ही नहीं था, वन चेयर, जिस पर वो जब थोड़ा विश्राम कर लें या उस पर बैठ के वो काम कर लें. मतलब बाकी उनका बाथरूम ऑफ कोर्स वाज देयर, वही उनका ऑफिस भी था. जब किसी को प्राइवेटली बात करनी होती तो एक पुराना फ्रिज था, उसका डोर खोल दिया जाता था फॉर प्राइवेसी. माँ ने कभी नहीं कहा मेरे लिए एक कमरा बना दो. डिसाइपल्स को लगा, अब 51 में आफ्टर श्री अरबिंदोस फिजिकल विड्रॉल दे इंसिस्टेड, तो माँ ने कहा नहीं, वो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट मनी टू मेक माई रूम, यू शुड स्पेंड इट मतलब लोगों के लिए. अंत में इंसिस्ट करके द्युमन भाई ने और इन सब ने 1954 में माता जी का कक्ष बना ऊपर. What is her age in 1954? 78 में जन्म हुआ है. ये रास्ता है भारतवर्ष ने दिखाया है, ये हमारा आइडियल होता था. डेलिबरेट पॉवर्टी नहीं है यहाँ पे रियल चीज. आप अगर डेवलप्ड हो तो प्रूव इट बाई जितना त्याग आप कर सकते हो, उससे आपके आत्म विकास का मापदंड होता था. और ये माँ बता रही है कि अगर आप रियली यू आर इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सुपीरियर, एक जगह माँ कहती हैं, इफ एज यू से यू आर मोर डेवलप्ड, प्रूव इट बाय रिमेनिंग क्वाइट इन द फेस ऑफ इंसल्ट. खत्म हुई बात. आप मुक्का लेके मारने जा रहे हो क्योंकि आपको किसी ने कुछ कह दिया. आइडियल के लिए खड़े होना एक अलग बात है, बट ऑन एवरी स्मॉल लिटिल थिंग आपके अंदर तो ज्यादा करुणा होनी चाहिए. तो माँ कहती हैं यू टेक मोर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. Beauty in all its artistic forms, painting, sculpture, music, literature, would be equally accessible to all. मान एक जगह कहा ये असुर का प्रभाव था कि भारतवर्ष ने ब्यूटी को डिस्कार्ड कर दिया. ब्यूटी इज एन एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन. हमारी माता लक्ष्मी लावण्यमयी हैं. कितने हमारे यहाँ हर जगह आप महाभारत, द्वारका रत्न जड़ित, अयोध्या, ऑपुलेंस, रिचनेस, ब्यूटी हर लेवल पर, हर एस्पेक्ट में. तो ये जो एस्पेक्ट है ये वहां पर होगा, लेकिन साथ में ये सारी चीजों के द्वारा would be equally accessible to all. The ability to share in the joy of it brings would be limited only by the capacities of each one and not by social or financial position. कि आपने इतना टिकट ले लिया तो आप चले गए पेंटिंग एग्जीबिशन देखने. आप सीखना चाहते हो, यू कैन लर्न इट. आश्रम में अभी भी है.
पेंटिंग, म्यूजिक, लैंग्वेजेस, एनीबडी कैन लर्न. जो भी आश्रम इनमेट है उसको ये नहीं, वो मनी नहीं देना पड़ता. एवरीथिंग इज अवेलेबल टू ऑल. इट्स विदाउट एंड पेइंग ए पेनी. लैंग्वेजेस सीखनी हो, हर तरह की इस तरह से इज अवेलेबल टू ऑल. Only by the capacities of each one and not by social or financial position. For in this ideal place, money would no longer be the sovereign lord. Individual worth would have a far greater importance than that of material wealth and social standing. There, work would not be a way to earn one's living, but a way to express oneself and to develop one's capacities and possibilities. कर्म इसलिए नहीं कि हमको कितना पैसा मिलेगा. कर्म इसलिए ताकि आप अपनी आंतरिक पॉसिबिलिटीज को विकसित कर सकें, संभावनाओं को सेवा कर सकें, while being of service to the community as a whole, which for its own part would provide for each individual's subsistence and sphere of action. In short, it would be a place where human relationships, अब यहाँ पर अंत में माँ बता रही, ह्यूमन रिलेशन, मानवीय संबंध, which are normally based almost exclusively on competition and strife, would be replaced by relationships of emulation in doing well, of collaboration and real brotherhood. ये जो कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअलिज्म है, जो आइडियल हमारे वेस्ट का आता है, या वो बायोलॉजी बेस्ड मनी वाइज कम्युनिज्म है, उन दोनों की जगह कि डू वेल, ये ब्रदरहुड नेचुरल आना चाहिए आपके अंदर से. ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होनी चाहिए. अभी हम लोग इसका एक एग्जाम्पल, ये कम्यून 10 ये 5 दिन के कैंप भी इसका एक हम लोगों को छोटा सा दर्शन देते हैं. किसी को मालूम है किसी की कुछ पोजीशन क्या है, कितने पैसे हैं किसके पास, हम लोग नहीं जानते. हम लोग साथ में डाइनिंग रूम में भोजन करते हैं, आनंद आता है. कम्यून, दिस इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, कम्यून लिविंग. लेकिन हमारा केंद्र एक है. केंद्र क्या है? प्रोग्रेस. केंद्र क्या है? डिवाइन सेल्फ. तो दैट्स द आइडियल. फिर माँ बताती हैं, द अर्थ इज सर्टेनली not ready to realize such an ideal, for mankind does not yet possess sufficient knowledge to understand and adopt it, nor the conscious force that is indispensable in order to execute it. That is why I call it a dream. And yet this dream is on the course of becoming a reality. That is what we are striving for in Sri Aurobindo's ashram, on a very small scale, in proportion to our limited means. The realization is certainly far from perfect, but it is progressive. Little by little we are advancing towards our goal, which we hope we may one day be able to present to the world as a practical and effective way to emerge from the present chaos, to be born into a new life that is more harmonious and true. It is far from the ideal, it is true. पर आइडियल तो है. लोग कई बार कहते हैं, पूछते हैं कि आश्रम आइडियल से दूर है. हाँ, पर आइडियल तो है. आपके पास तो आइडियल ही नहीं है. बाहर की दुनिया में क्या आइडियल है? पैसे कमाओ, घर बनाओ, फिर ओपनली मत लूटो खसूटो, या ओपनली लूटो खसूटो पर उसको लीगलाइज कर दो. आप जाइए किसी ब्रांडेड शॉप में, ऐसा क्या खास है भाई आदिदास की चप्पल में, मुझे तो गिफ्ट में मिली है, मैं कभी ना जाके खरीदूं. ऐसा क्या खास है वो? कोई बताओ महंगी दुकान जहाँ टी शर्ट ब्रांडेड, लुई फिलिप, पोलो, हाँ, ये क्या है उसमें जो आपको वो जो चीज 500 रुपये में बन रही है वो आपको 3000 रुपये में मिल रही है और आप बड़े चाव से ले रहे हो. बेसिकली आप वो जो मालिक है उसको चढ़ा रहे हो. हम वहां जाके नहीं कहते हैं कि तुम चोर हो. ट्रुथ है कि इस तरह की चीज, इट इज ए फैक्ट कि दिस इज ए सोसाइटी इन विच मनी इज गिवन एंड पोजीशन इज गिवन द वैल्यू. बट होनी क्या चाहिए? अब ये कम्युनिज्म क्या कहेगा? नोबडी हैज ए वैल्यू, डेमोक्रेसी ऑल ए पे वैल्यू. नहीं, देयर इज ए वैल्यू, पर मनुष्य की वर्थ और वैल्यू क्या है? वो इसमें है कि उसने अपने अंदर छिपे उस दिव्य तत्व को विकसित किया कि नहीं. दैट इज द रियल वैल्यू एंड वर्थ.
और अगर उसने विकसित किया, एक समय के भारत में जब ऋषि आते थे तो राजा उठ के थ्रोन ऑफर करते थे। ये बदलाव आ रहा है। आई वाज सो हैप्पी जब अपना पार्लियामेंट में जो नया ओथ ले रहे थे तो मोदी जी केम डाउन ऑफ हिज चेयर, विच इज द राइट वे टू डू इट। क्योंकि ये है हमारी सभ्यता। वो केवल एक परंपरा नहीं है, उस परंपरा के पीछे है कि जो स्पिरिचुअली रियलाइज है, जो त्यागी है, उसका हम सम्मान करते हैं। हम इसका नहीं सम्मान करते कि आप अभी ये दोनों सिस्टम मिक्स्ड हैं, बाहरी पोजीशन और एक इनर, ये शुरू हो गया है इनर इसका, ये तो जस्ट एक बीज के रूप में है, बट दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो वो जैसे जैसे मनुष्य डेवलप होगा अंदर में, इसी को माने कहा है स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। और उन्होंने कहा ये नेक्स्ट स्टेप है मैनकाइंड का, सुप्रामेंटल एटसेट्रा इज फाइन, वो एक कदम और आगे, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, बिलीव इन द स्पिरिचुअल कन्वर्शन। और जैसे जैसे मैनकाइंड, और वो कौन है इसके लिए रेडी है, लास्ट जस्ट गिव मी 3 minutes, वॉल्यूम 2, just type the word civilization, the present civilization, now pass on। कौन है जो इसके लिए तैयार है सुपरमैन की ओर जाने के लिए? तो एक और वो कहती हैं कि ह्यूमैनिटी एक तरफ पुराना जगत जा रहा है और एक नया जगत आ रहा है। ये माता जी के कन्वर्सेशन में, उससे हम लोग रुकेंगे। माँ कह रही हैं चारों तरफ अंधकार है, लेकिन ये महाअंधकार, ये उनकी 1917-18 की चीज़ है, लेकिन इसके अंदर कहीं कहीं प्रकाश की पहली किरणें दिखाई दे रही हैं। दिस सिविलाइजेशन विच इज एंडिंग नाउ इन सच ए ड्रामेटिक वे, ये है सो कॉल्ड प्रलय। पूर्ण प्रलय नहीं होगी, लेकिन बहुत कुछ होगा जो नष्ट होगा, सड़ा गला पुराना। was based on the power of mind dealing with matter and life. What it has done to the world we have not to discuss here, but a new reign is coming, that of the spirit after the human, the divine. Yet if we have been fortunate enough to live on earth at such a stupendous, a unique time as this one, हम वास्तव में इस समय का मूल्य नहीं जानते। ये माँ जगह जगह कहती, बाय द वेरी फैक्ट यू आर लिविंग अपॉन अर्थ एट दिस टाइम, उस सुपरामेंटल सब्सटेंस को तुम श्वास में ले रहे हो। एंड इफ वी वांट वी कैन टेक ए लीप, दैट्स व्हाट शी इज टेलिंग अस। इज इट सफिशिएंट टू स्टैंड एंड वॉच द अनफोल्डिंग इवेंट्स? अच्छा, कहा है श्री अरविंद ने सुपरामेंटल क्रिएशन, न्यू क्रिएशन, देखते हैं, देखेंगे जैसे जैसे होगा। कहते हैं इज इट सफिशिएंट टू जस्ट वेट एंड वॉच? ऑल दोज, अब कौन है जो कैंडिडेट है सुपरमैनहुड के? ऑल दोज हु फील दैट देयर हार्ट एक्सटेंड्स फर्दर देन द लिमिट्स ऑफ देयर ओन पर्सन एंड फैमिली। That their thought embraces more than small personal interest and local conversions. All those, in short, who realize that they belong not to themselves or to their family or even to their country, but to God, who manifests Himself in all countries through mankind, these indeed know that they must rise and set to work for the sake of humanity, for the advent of the divine. तो ये एक नया जगत है जो जन्म ले चुका है। उस समय तो इट हैड नॉट बीन बॉर्न, नया जगत जन्म ले चुका है और ये तीव्र गति पकड़ता जा रहा है। अब इट इज अप टू अस कि हम उसमें प्रवेश करके उस धारा में, वो तो द्रुत गति से ले जा रही है, या हम भयभीत से खड़े हुए देखें क्या हो रहा है, या हम पुराने तौर तरीकों से चिपके रहें। ये चुनाव हमारे सामने है। जय मां।